आपको ये मैं बता रहा था कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं और कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस मीन्स हम ये यहाँ पर ये जानते हैं, जब भी साइंस टर्म आती है मीन्स हम हाउ की बात करते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो हमको दिखती है, इवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब बटन दबाने से लेके जितनी चीज़ इसमें काम करती है, सारी के पीछे क्या है, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। और जो सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है, दैट इज़ सी और C++। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर किसी को C++ आती है तो वो बेटर है, वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता है। ठीक है, तो मेनली जो भी काम कंप्यूटर में होता है, जितनी भी एप्लीकेशन है, ऑल आर नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, जैसे मैं एक सिंपल सी टर्म है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या काम आएगी बच्चों? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज? जैसे हिंदी में हम बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। यस, फॉर कम्युनिकेशन। वेरी गुड। सो लैंग्वेज इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन। दो अगर कोई भी पर्सन है, सपोज देर इज़ अ पर्सन 1 और एक मेरे पास है पर्सन 2, इन दोनों पर्सन्स को आपस में क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। तो अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करें? राइट। सो अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं, अब देखिए पर्सन 1 को सपोज यहाँ पर हिंदी आती है, पर्सन 2 को भी अगर हिंदी आती है, तो दोनों जो कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, उसके थ्रू कम्युनिकेट कर लेंगे। लेकिन अगर पर्सन 1 को क्या आती है, इंग्लिश आती है, पर्सन 2 को क्या आती है, हिंदी आती है, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर समझें कि एक तरफ मैं यहाँ पर किसको समझूँ, एक तरफ मैं यहाँ पर समझूँ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और एक तरफ मैं किसको समझूँ यहाँ पर, मशीन। मशीन मीन्स जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका, पूरी जो मशीन है। तो ह्यूमन बींग्स को कम्युनिकेट करना है किसके साथ? मशीन के साथ। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमको क्या समझ में आता है? अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करें सो ऑब्वियसली हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। तो हमको क्या आती है? हमको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। मशीन को क्या आती है? मशीन को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1 समझ में आती है। कोई बताएगा मशीन को 0 और 1 ही समझ में क्यों आती है, और नंबर समझ में क्यों नहीं आते? ये तो पता होगा आपको कि कंप्यूटर सिस्टम में जितना काम होता है वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होता है। मशीन सिर्फ 2 ही नंबर समझ सकती है, 0 और 1। बट व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? तो बच्चों देखो, जितने भी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में, आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हमारी, वो 2 टाइप की होती है। वन इज़ कॉल्ड AC एंड वन इज़ कॉल्ड DC, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की है? AC और DC। क्या फुल फॉर्म है इनकी? अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये तो आप जानते होंगे, जो अल्टरनेट करंट होती है वो वेरी करती है, डायरेक्ट करंट में उसका वोल्टेज जो है फिक्स रहता है, ठीक है, वो उसका वेरी नहीं करती। सो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही चीज़, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो 2 ही लैंग्वेज समझेंगे, मतलब 2 ही चीज़ों को वो डिटेक्ट करते हैं। वन इज़ कॉल्ड वोल्टेज एंड वन इज़ कॉल्ड करंट। अब वोल्टेज या तो हाई होगा या लो होगा, ठीक है। मतलब जो मशीन में अगर इस तरीके के कुछ आप डिवाइस लगा देते हैं, और मेनली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं, 2 तरीके के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। तो वैसे तो बेटा इनमें काफ़ी डीप में डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में बता देता हूँ, इतने डीप में हम नहीं जाएंगे। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम उन सबको कह सकते हैं जो कि अल्टरनेट करंट से चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर अल्टरनेट करंट यूज़ हो रहा है, मतलब जो अल्टरनेट, जैसे आपका फ़ैन है, तो फ़ैन किससे चल रहा है? ऑब्वियसली अल्टरनेट करंट से चल रहा है, तो उनको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम कह सकते हैं। लेकिन जो आपके ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि DC करंट से चल रहे हैं, जैसे आपका कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, आपका मोबाइल है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जहाँ पर DC करंट से जो डिवाइसेस चलते हैं और जिसमें हम DC कंपोनेंट की बात करते हैं, और DC जितने भी डिवाइसेस हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आते हैं वो अलग होते हैं। उसमें बेसिक लॉजिक गेट यूज़ किए जाते हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि डायरेक्ट करंट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट मतलब जहाँ पर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता, ठीक है। तो इसके जो डिवाइसेस हैं वो अलग ही आएंगे। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांजिस्टर,
इस तरीके के डिवाइसेज अलग अलग आएंगे, कैपेसिटर और ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इतनी ज़्यादा ये चीज़ यूज़ नहीं होती। यहाँ पर क्या यूज़ होते हैं, लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं, नैंड गेट यूज़ होते हैं, एंड गेट यूज़ होते हैं, और अधिकतर इसमें हम बूलियन सर्किट्स की बात करते हैं। मतलब इसी में हम थोड़ा सा ह्यूमन इंटेलिजेंसी इन डिवाइसेज में थोड़ा डाल सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि 0-1 भी मशीन को समझाना ये भी एक तरीके की इंटेलिजेंसी है, वरना 0-1 भी क्लियर नहीं होता है मशीन को। जैसे फ़ैन है, तो फ़ैन में कुछ नहीं है, सीधा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सीधा आप बटन दबाते हैं, उसमें करंट फ्लो होती है, जो उसके अंदर मोटर होती है, उस मोटर में इंडक्शन होता है और वो रोटेट करता है, कोई उसमें इंटेलिजेंसी नहीं। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ ऐसा इंटेलिजेंट सर्किट लगाया, उसमें रिमोट लगाया, उसमें आपने टाइमर सेट कर दिया, कुछ उसमें प्रोग्रामिंग कर दी कि फ़ैन मेरा 12 से 3 चलना चाहिए, 3 बजे ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए, कुछ इस तरीके का आपने कुछ उसमें कर दिया, तो फिर वो एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो बच्चों, कुल मिला के बात ये है कि जो हमारी मशीन है वो 0-1 समझती है। क्यों? क्योंकि ये एक डिजिटल सर्किट है, यहाँ पर हम डिजिटल कंपोनेंट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, और इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, इस तरीके के डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि वोल्टेज को फ्लक्चुएट करते हैं। वोल्टेज या तो हमारा हाई होता है या वोल्टेज हमारा लो होता है। तो हम कंपोनेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जब वोल्टेज हाई होगा तो हम उसको समझेंगे कि 1 वैल्यू है, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू है, और जब वोल्टेज उसका लो होगा तो हम समझेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, 0 है या उसकी फॉल्स वैल्यू। तो सिर्फ यहाँ पर मशीन समझेगी वोल्टेज हाई और वोल्टेज लो को। तो जब वोल्टेज हाई होगा उसका सीधा सा मतलब होगा 1, और जब वोल्टेज लो होगा तो उसका सीधा सा मतलब होगा 0। इसी वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं वो सिर्फ 0-1 को समझेगी। हम यहाँ पर स्पेशली कंप्यूटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को समझेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसके साथ, मशीन के साथ। तो मशीन समझती है यहाँ पर 0 और 1, और हम जो है हम यहाँ पर जनरली इंग्लिश में बात करते हैं। तो अब अगर ऊपर की बात करूँ कि अगर पर्सन 1 को आती है हिंदी और पर्सन 2 को आती है इंग्लिश, तो ये दोनों कैसे बात कर सकते हैं? अगर ये कम्युनिकेट करना चाहें तो क्या चाहिए? जैसे पर्सन 1 को आती है चाइनीज़ और पर्सन 2 को आती है हिंदी, तो ये कैसे बात करेंगे आपस में? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस? कॉमन ट्रांसलेटर के थ्रू। वेरी गुड। तो एक बीच में हमको एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो कि दोनों चीज़ें जानता हो, राइट? तो जो ट्रांसलेटर होगा यहाँ पर बीच में, वो ट्रांसलेटर एक ऐसा इंसान होगा जिसको दोनों चीज़ आती होगी, राइट? उसको हिंदी भी आती होगी और उसको चाइनीज़ भी आती होगी, और उसको सारा पता होगा। जैसे इधर मैं मान लेता हूँ हिंदी और इधर क्या है मेरे पास, चाइनीज़। तो उसको पता होगा कि हिंदी में अगर नमस्ते कहते हैं तो इसको चाइनीज़ में नमस्ते की जगह पर ऐसा कहा जाएगा। इसमें अगर कहा है कि आप क्या कर रहे हैं तो उसको चाइनीज़ में ऐसा कहा जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों, हम जब कंप्यूटर में काम करेंगे तो ह्यूमन बींग्स और मशीन के बीच में हम यहाँ पर क्या इंटरफेस यूज़ करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन की जाती है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन करने का जो बेसिक मोटिव होता है तो उसका यही होता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स चाहते हैं ये काम करना, जैसे हम चाहते हैं कि हम 2 की टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि मशीन 2 की टेबल प्रिंट करे, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ इस तरीके का लॉजिक लगाएगा कि ह्यूमन बींग्स को इस सिंटेक्स में ये चीज़ लिखनी है, और फिर वो उस जो ह्यूमन बींग्स लिखेंगे उस सिंटेक्स को कन्वर्ट करेगा ताकि मशीन उसको समझ पाए और फिर मशीन उसको एग्जीक्यूट कर पाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द मशीन। तो मशीन से अगर कोई भी काम करवाना है देन ऑब्वियसली वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारी मशीन है इसको मैं कंप्यूटर सिस्टम कर देता हूँ क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं उसका कंपाइलर। क्या होता है उसके अंदर? कंपाइलर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर, और एक टर्म और इसके अंदर यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटर। वन टर्म इज कॉल्ड कंपाइलर, वन टर्म इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। तो अगर आप नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं, तो पाइथन और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब इसके अंदर पूरी मैपिंग की हुई है कि यूज़र ये लिखेगा तो इसका ये मतलब होगा, ये लिखेगा तो इसका ये मतलब होगा, इसका ये सिंटेक्स होगा, इसकी ये सिमेंटिक्स होगी, समथिंग लाइक दिस।
जैसे यहाँ पर जो ट्रांसलेटर था उसको पूरा पता है कि नमस्ते कहना है तो इसको ऐसे कहेंगे, इसको ऐसे कहेंगे तो ऐसे कहेंगे, या ये नमस्ते की जगह अगर हेलो भी कहते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पूरी मैपिंग हो रही है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या करेगी, पूरी मैपिंग करेगी, हर चीज़ की मैपिंग करेगी कि ये लॉजिक लगाएंगे तो ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नया बनाना, इसका मतलब नया कंपाइलर बनाना है एक तरीके से। सो ये इसको हम कहते हैं कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर डिज़ाइनिंग इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टास्क। और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने में अब आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स की कितनी नीड हो सकती है, बहुत नीड हो सकती है। और उस पूरी नीड को प्रिडिक्ट करना कि ह्यूमन क्या क्या चाह सकता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो पूरा उसका प्रिडिक्शन करके उसकी सारे कोड को मशीन के साथ मैप करना, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग कंपाइलर की होती है, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर को मशीन के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो उसमें पूरा आपको 0-1 में भी काम करना पड़ेगा, 1-0 में भी काम करना पड़ेगा, मशीन के साथ में रह के भी हमको काम करना पड़ेगा। तो ये तो जो हाईली जो एक्सपर्ट लोग हैं वही इसकी कंपाइलर डिज़ाइनिंग करते हैं और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कई सारी हो गई, जैसे सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर जितना स्ट्रॉन्ग है मतलब ह्यूमन बींग्स की जितनी नीड है और उस नीड को जितना आसानी से वो, जैसे मुझे कोई बात कहनी है, अब मुझे अगर कंप्यूटर से 2 की टेबल प्रिंट करना है तो अगर मैं जावा में प्रोग्रामिंग करूं तो हो सकता है मुझे 10 लाइन का कोड उसके लिए लिखना पड़े, क्योंकि उसका कंपाइलर उसी तरीके से डिज़ाइन है। अगर मुझे पाइथन में लिखना है तो सपोज हो सकता है कि 2 लाइन के कोड से ही मैं 2 की टेबल प्रिंट कर दूंगा। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो मुझे लगेगा कि यार पाइथन का जो कंपाइलर है वो अच्छा है, इसमें आसानी से काम हो रहा है, तो फिर मैं उसको यूज़ करूँगा। मतलब जिसका कंपाइलर जितना रिच होगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। और जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको सीखना जितना आसान होगा, जिसके सिंटेक्स जितने आसान होंगे वो उतनी बेटर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों मेनली 2 टाइप की होती है उनकी ईजीनेस के हिसाब से। वन इज़ कॉल्ड HLL एंड वन इज़ कॉल्ड LLL। क्या फुल फॉर्म है इनकी? दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, एंड दिस LLL मीन्स लो लेवल लैंग्वेज। सो बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि यूज़र के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए जिसको समझना आसान है। और लो लेवल लैंग्वेज वो होगी जो कि यूज़र के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन मशीन के लिए, मतलब उसका जो कन्वर्जन है मशीन में, वो उतना ज़्यादा ईजी है। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ नियर टू द यूज़र, मीन्स इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र एंड फार फ्रॉम द मशीन, while the low level language are near to the machine and far from the user, means these languages are easily understandable by the machine। तो हम यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज में भी कई सारी प्रोग्रामिंग होती है। अगर आप आगे जाके अगर आप बीटेक करते हैं तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो काफ़ी लो लेवल लैंग्वेज पे होती है। 8085 8088 उसमें ये प्रोग्रामिंग की जाती है, तो इसमें बिल्कुल रूट पे काम करते हैं, ठीक है, मेमोरी एड्रेस पर इन पे काम किया जाता है। लेकिन इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे HLL। तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे C हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, ठीक है, चाहे वो पाइथन हो, दीज ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स दीज लैंग्वेजेस कैन बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स, बाय द ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, इनका जो कोड है वो काफ़ी आसान है, और इंग्लिश लाइक इनके कोड होते हैं। इंग्लिश लाइक इनके कोड होते हैं। जैसे मान लो मुझे हेलो प्रिंट करना है तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा, प्रिंट हेलो। ये मैंने कोई कोड लिखा प्रिंट हेलो, तो ये अगर कोड में पाइथन में दूंगा प्रिंट हेलो तो मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा। और ये लगभग हमारा जो जनरल कम्युनिकेशन है उसमें भी यही है कि प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखना है, फिर ये ब्रैकेट लगाना है, क्या प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करना है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर हम C++ की बात करें तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है। C++ में क्या लिखते हैं हम, सी आउट हेलो लिखते हैं, ये कुछ इस तरीके का सिंटेक्स होता है। उसमें हम सी आउट करते हैं, सेमीकोलन भी लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं C की बात करूँ तो इसमें प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ हेलो, ठीक है, ये हम C लैंग्वेज में लिखते हैं। इसी चीज़ को अगर आपको जावा में लिखना हो तो सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट, ये सिंटेक्स है। ठीक है, इनमें सेमीकोलन जरूर लगता है। तो ये जो जैसे सी, ये तो मैंने किस में बताया, ऐसा हम लिखते हैं सी प्लस प्लस में, ऐसा लिखते हैं हम सी लैंग्वेज में, ऐसा हम लिखते हैं जावा में, और ऐसा हम लिखते हैं पाइथन में। काम एक ही हो रहा है, काम हमारा एक ही हो रहा है। क्या हो रहा है? हेलो प्रिंट हो रहा है। काम एक ही हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है, लेकिन उसके सिंटेक्स अलग है। हालांकि हमको सी प्लस प्लस, सी और जावा के सिंटेक्स जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ी हुई है, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी जो नहीं पढ़ा हुआ है वो मैं बता भी नहीं पाऊँगा। तो सिंपल हमको यहाँ पर फोकस करना है पाइथन में। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हेलो प्रिंट करना है तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके के हैं, इंग्लिश लाइक सिंटेक्स। प्रिंट हेलो, तो हेलो प्रिंट हुआ। सी आउट मतलब वहाँ पर कंसोल आउटपुट का कुछ इसमें होता है। प्रिंट एफ, वहाँ पर इसमें एफ स्टैंड फॉर फाइल, तो प्रिंट फाइल। और जावा के अंदर कुछ इस तरीके का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। So these all languages are very easy. C, C++, जावा, पाइथन, कोबोल, फोर्ट्रन, बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम 100 के ऊपर या पता नहीं कितनी हज़ारों लैंग्वेजेस हैं, हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनके अंदर काम किया जाता है। आपको पता होगा ये जो एंड्रॉयड की जो एप्स बनती हैं, इसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है? तो देखो, एंड्रॉयड की जो ऐप है इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वैसे तो पाइथन भी इसमें यूज़ होती है, जावा की हेल्प से भी ऐप वगैरह बनती है। बाकी जो एंड्रॉयड का खुद का जो स्टूडियो है, तो एंड्रॉयड ने खुद ने अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है, कोटलैंड करके। कोटलैंड इसमें एक चीज़ यूज़ होती है, कोटलैंड। आप अगर इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इसमें मज़ा भी आएगा। ये KOTLIN है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी इसमें मुझे डाउट भी था। सी नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है, कोटलैंड, ठीक है। तो ये खुद ये जो है कोटलैंड में भी प्रोग्रामिंग होती है। इनके अलावा कई है, और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि, या आपके भाई बहन हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, इन्फोसिस में, विप्रो में, TCS में काम करते हैं, तो वो बताएंगे कि अभी रिसेंट ट्रेंड क्या है। सर जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो हमें तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जो कंप्यूटर्स है उन्हें अगर मुश्किल से अंडरस्टैंड होगी तो हाँ, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? देखो, हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए तो आसान है, और जितनी चीज़ हमारे लिए आप आसान करोगे, मशीन के लिए वो उतनी मुश्किल होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें क्या होगा, देखो मशीन को तो जब तक 0-1 नहीं मिलेगा वो कुछ समझेगी नहीं। मशीन को जब तक 0-1 नहीं मिलेगा वो कुछ समझेगी नहीं। तो क्या होगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है, पाइथन को जिसने बनाया तो उसका जो कंपाइलर डिज़ाइन होगा, तो उसका कंपाइलर डिज़ाइनिंग उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। जितनी ज़्यादा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप आसान करेंगे यूज़र के लिए, उसका कंपाइलर उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होगा, और वो उतनी ज़्यादा स्लो भी हो सकती है। क्योंकि कोड आप जितना इजी करेंगे तो उस कोड को अल्टीमेटली कंपाइलर को कन्वर्ट करना है 0-1 में, तो वो कोड हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा, क्योंकि कंपाइलर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसकी खुद की कोडिंग कॉम्प्लिकेटेड होगी, एक एक चीज़ को वो कन्वर्ट करेगा, तो उसमें हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे। तो अगर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम आपने बनाया है और वो प्रोग्राम सपोज 5 सेकंड में एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका आउटपुट आपको मिल रहा है, तो अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग करेंगे जो कि मशीन के बिल्कुल पास है, उसके कोड को कन्वर्ट करने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि उस चीज़ की कॉम्प्लिकेसी जो है वो कम है। तो बच्चों, हम यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों ना बात करें, विंडो XP जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7 है, लाइनक्स है, इनके पीछे कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनके बैकग्राउंड में होती है। जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसके बैकग्राउंड में उसका प्रोग्रामिंग कोड होता है, उस कोड के थ्रू ही वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना है, जैसे MS वर्ड बना है, एक्सेल बना है, तो हम तो इनको क्या करते हैं, सिंपल यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे मैं जानना चाहूँ यार, MS वर्ड जो ये सॉफ्टवेयर बना है, इसके पीछे का कोड क्या है, इसके पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की है, इसका सोर्स कोड क्या है, तो अगर मुझे सोर्स कोड मिल जाएगा तो क्या होगा सर उसके जैसा आप एक नया वो बना सकते हो।
हाँ, उसको सॉफ्टवेयर मॉडिफाई कर सकते हैं सर आप। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वेरी गुड। तो मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, या तो एक तरीके की ये क्या हो गई, चीटिंग हो गई। जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर है, अब मैकडोनल्ड का बर्गर पूरे वर्ल्ड में बनता है। अगर आप इटली में भी जाएंगे, मैकडोनल्ड को बर्गर को टेस्ट करेंगे, और अगर अमेरिका में न्यूयॉर्क में भी टेस्ट करेंगे या दिल्ली में टेस्ट करेंगे, मैकडोनल्ड के जो बर्गर का टेस्ट है वो सेम आएगा। तो उसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो थोड़ी पता है कि मैकडोनल्ड का बर्गर कैसे बनाया है, डोमिनो का पिज़्ज़ा कैसे बनाया, नहीं पता ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड की मिस्ट्री है। अगर आपको कोड ही पता लग गया तो इसका मतलब क्या है, पूरी चीज़ आपने तो ओपन कर दी है। लेकिन बच्चों, तो इसी वजह से जितने भी प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स हैं, प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो अपना सोर्स कोड किसी को भी नहीं बताते हैं। ठीक है, आप उनका कोई सोर्स कोड नहीं देख सकते हैं, उनको आप नहीं समझ सकते कि वो बना कैसे हैं। बस आपको यूज़ करना है। आप मैकडोनल्ड का बर्गर खा लो, बस पैसे दो, बर्गर खा लो और घर जाओ। वो बर्गर कैसे बना है, टेस्ट में क्या आया है, वो आप नहीं जान सकते। वही बता देगा, तो फिर वो उसकी दुकान कैसे चलेगी। सर बहुत सारे ओपन भी तो होते हैं। हाँ, तो यही मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर सॉफ्टवेयर का एक कोड नहीं देख सकते। देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स जिनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। या इनको शॉर्ट में कहा जाता है ओएसएस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर समथिंग लाइक अ सॉफ्टवेयर whose source code is available to the user, whose source code means the programming code behind this. ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप देख भी सकते हैं, उनका कोड आप समझ भी सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, फर्दर उसका मॉडिफाइड वर्जन भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे यार ये ऐसा क्यों कर दिया, जो जिसने बनाया था उसने ऐसा इसका सोर्स कोड भी बता दिया और ये सब क्यों कर दिया ऐसा। मैं तो बनाऊंगा तो मैं तो कभी बताऊंगा ही नहीं मेरे कोड को। तो बच्चों, एक अप्रोच ये होती है कि जैसे मैं हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने मेरे हिसाब से उसको बेस्ट बना दिया। फिर मैं उसका सोर्स कोड भी डाल दिया, उनको मैंने बोल दिया कि भाई मेरे से तो ऐसा बनाया। अगर कोई मैंने जैसे वर्जन 1.0 उसका बना दिया, मैंने उसका सोर्स कोड भी डाल दिया। भाई आपको अगर लगता हो कोई और अगर इसको चाहे तो और इनहेंस कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। अब पूरे वर्ल्ड में वो सोर्स कोड देखेंगे, अब जो इंटरेस्टेड होगा वो उसको और मॉडिफाई करेगा। फिर वो जो, लेकिन उसमें कंडीशन होती है। ओपन सोर्स की भी एक पूरी की पूरी फर्म है, उसके पूरी नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो फिर जो मॉडिफाई करेगा वो भी उन नॉर्म्स को फॉलो करेगा, फिर उसके बाद फिर उसको और कोई मॉडिफाई करेगा, फिर उसको और कोई मॉडिफाई करेगा। तो आप देखेंगे कि मॉडिफाई करते करते वो चीज़ इतनी अच्छी हो जाएगी, राइट और नॉट, कि वो उसके कंपेटेबल या उसके राइवल में जो सॉफ्टवेयर होंगे उनको भी पीछे कर देगी। और वो चीज़ चूंकि एक आदमी ने नहीं बनाई है, वो 100 आदमी ने बनाई है, वो 200 आदमी ने बनाई है, तो कोई एक आदमी ये कह भी नहीं सकता है कि ये मेरी है। और वो काम भी सबकी आएगी और वो फ्री में भी यूज़ हो जाएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ओपन सोर्स का, और ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, पर इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी कैप्चरिंग इन्होंने की है, लेकिन इसी वजह से सीबीएसई ने इतना सिलेबस चेंज करके अब धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेंड पिछले 5-10 साल से चेंज हो रहा है कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट तो खैर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनको भी बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से हम उनको यूज़ करें।